आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश शुरू हो चुकी है। हम अपने आश्रम में हैं। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बूंदें पड़ रही है। एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। काफ़ी मेंढक का झुंड एक रास्ते से निकल के जा रहा था। उन सभी की इच्छा थी कि वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना चाहते थे, क्योंकि इस जंगल में जो उनका भोजन था वो कम पड़ने लगा और दूसरे जंगल में भोजन की तलाश में वो सारे मेंढक झुंड बना करके दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। दूसरे जंगल में पहुंचने ही वाले थे कि बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उनमें से 3 मेंढक उस गड्ढे में जा गिरे। बाकी सारे मेंढक उस गड्ढे के चारों तरफ खड़े हो गए। उस गड्ढे के चारों तरफ मेंढक खड़े हो गए और 3 मेंढक उस गड्ढे में जा गिरे। पहले मेंढक ने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन ऊपर से वो चिल्लाने लगे कि अब तुम कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये गड्ढा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचाई है और हमारी कैपेसिटी, जो मेंढकों की कैपेसिटी है, वो बहुत कम है। उतना ऊंचा गड्ढा हम पार नहीं कर पाएंगे। कोशिश की थोड़ी देर और वो ऊपर से चिल्लाते रहे कि नहीं, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर समाप्त होगी, आखिरी सांस तक तुम यहीं रह सकते हो, यहीं रहोगे। वो थक हार के बैठ गया और उसने सोच लिया कि अब ये जितने भी लोग, जितने भी मेंढक कह रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, इतने मेंढक कह रहे हैं, तो इसमें ही सच्चाई है। और उसने अपनी इच्छा को वहीं रोक लिया और थक करके बैठ गया एक कोने में। दूसरे मेंढक ने कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाते रहे, अरे भैया बेकार की, तू अपना एनर्जी ख़त्म कर रहा है, निकल ही नहीं पाएगा मेंढक तू यहाँ से, गड्ढे से, गड्ढा बहुत गहरा है। वो ऊपर से चिल्ला रहे थे और वो भी कोशिश करते करते थक गया और फाइनली उसने कोशिश करनी बंद कर दी और दूसरा भी बैठ गया कि अब तो जीवन यहीं मरेंगे और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तीसरा मेंढक निरंतर कोशिश करता रहा और वो ऊपर से खूब चिल्लाते रहे, अरे तू पागल है, अब 2 मेंढक नहीं निकल पाए, तू क्या निकलेगा। और हम कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतने गहरे गड्ढे से आज तक के इतिहास में मेंढक जाति का कोई भी आदमी नहीं निकल पाया। लेकिन उस मेंढक ने किसी की एक ना सुनी और वो निरंतर प्रयास करता रहा और एक पल ऐसा आ गया, वो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो सारे मेंढक अचरज में रह गए कि भैया बड़ा तगड़ा मेंढक है, कोई मेंढक निकल ही नहीं पाया, वो 2 भी नहीं निकल पाए और आज तक इतनी ऊंचाई से कोई निकल नहीं पाया। वो नारे लगाने लगे कि भैया ये तो जिंदा है, और उन दोनों को वहीं छोड़ के उसके पीछे पीछे चल दिए और उसको अपना नेता मान लिया। वो नेता हो गया। अब वो मेंढक क्यों निकल पाया और वो 2 क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि वह मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वो जो कह रहे थे तो नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, उस मेंढक ने सोचा कि वो कह रहे हैं शाबाश, जोर लगा तो बाहर आ जाएगा। उस दूसरी तरह से उसने उसको समझ लिया, क्योंकि वो कानों से उसे सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। यही हमारी ज़िंदगी में होता है। लोग ये समझते हैं
कि तुम ये नहीं कर पाओगे, आज तक कोई कर ही नहीं पाया, और हमारी जो इच्छा उठती है अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब ये कह रहा है, ये फलाना कह रहा है, ये तो इतने साल का है, ये तो इतना बड़ा है, जब ये नहीं कर पाए और ये गारंटी ले रहे हैं कि कोई भी नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हम कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, हमारी इच्छा उठती है, क्योंकि बगैर इच्छा के आदमी का जीवन कुछ भी नहीं है। और जो इसकी इच्छा अंदर से उठती है और बाहर की जो इच्छाएं हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो ये कह देते हैं कि जब आज तक कोई नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा। ये कहानी हमें यही बताती है, इच्छा। अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो हमें बहरा बनना पड़ेगा, दूसरे की बात सुननी बंद करनी पड़ेगा। अगर हम दूसरे की इच्छाएं सुनेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा पूर्ति दर्शन यही कहता है कि वही इच्छा आपकी ताकतवर है जो आपके अंदर से उठती है। बाहर से जो इच्छा आती है, बाहर से जो दी जाती है, वो नकली इच्छा है। वो ऐसी इच्छा है जो आपको दूसरे के अनुभव देती है, और दूसरे के अनुभव से उसने जो इच्छा पूरी की है उसका कोई औचित्य नहीं है, वो एक तुक्का है। जब वो उसकी अंदर की इच्छा थी तो वो पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि आपकी इच्छा अंदर से नहीं उठी, और हर आदमी के अंदर एक अलग पावर होती है, अलग ताकत होती है, अलग क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी के हिसाब से आपकी इच्छाएं बनती हैं, उठती हैं अंदर से, लेकिन आप उनको दबा देते हो दूसरे की इच्छाओं को देख करके। उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई व्यक्ति एक कार ले आया तो आपके अंदर एक इच्छा उठती है कि मैं भी कार लूँ, जबकि अंदर से नहीं उठी वो इच्छा, तो बाहर से आपने जलन से या उसको नीचा दिखाने के लिए, या ये गाड़ी ले आया मैं इससे बड़ी लेके आऊँगा, ये इच्छा जलन की इच्छा है, ये रियल इच्छा नहीं है। रियलिटी तो हो सकता है आपको घर बनाने की उठे, आप बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की उठे, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, अगले आदमी की ज़रूरतें अलग हैं। हो सकता है वो गाड़ी अपने ज़रूरत के लिए लेके आया है, अब आपने उसकी इच्छा को अपने अंदर एडॉप्ट कर लिया, करे जब ये गाड़ी में चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई का पैसा उधर डाइवर्ट करते हो, आप अपने घर बनाने का जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको भूल जाते हो, और जो ज़रूरी इच्छाएं उठती हैं उनको आप दबा देते हो। आप दूसरे व्यक्ति को देख करके उसकी इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते हो। यहाँ से इच्छाओं का गड़बड़ शुरू होता है। फिर कोई व्यक्ति कहता है अरे ये तो उस मंदिर में जाता है, वहाँ पे पूजा करता है, और भैया वहाँ से शक्ति मिलती है, और वहाँ से शक्ति मिलके और इच्छा ले, इसकी इच्छा पूरी हो गई। तो आप फिर भटकना शुरू कर देते हो, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, और आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी इच्छाओं को भूल जाते हो, और उस इच्छा को पूर्ण करने में आप अपना जो रियलिटी है उसे कोसों दूर चले जाते हैं। और जब उस इच्छा को पूर्ण करने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो अपनी इच्छाओं को आप दबाना शुरू कर देते हैं, और वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, वहीं से आपका चिड़चिड़ापन, वहीं से आपका अहंकार, वहीं से आपको क्रोध आने लगता है। क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी को क्रोध आता है, अरे मैं इतना तो कर रहा हूँ फिर भी मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो खैर, इच्छाओं का सिलसिला अब हमारा शुरू होगा। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, 1100 वीडियो हमें बनानी है, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गई और उसको हमें डाइवर्ट करना पड़ा।
अब वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, वो सारी बातें जो डिस्टरबेंस की आई थी वो क्लीन हो गई हैं, और हम फिर वापस से अपनी इच्छा पूर्ति दर्शन पर लौट रहे हैं। हमारी अब शुरू होंगी लोगों के साथ बातचीत, जो हम करते रहे हैं, जैसे पहले पूर्व में हम करते थे। इस बार ये विद्वान लोगों को हम कम से कम 100 वीडियो विद्वान लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि ताकतवर कौन, आपका जिसे आप मानते हैं वो ताकतवर है, विज्ञान जिसे कहता है ब्रह्मांड ताकतवर है, या इच्छा ताकतवर है। ये हम टटोलने की, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इच्छा एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल से भी आगे अगर कोई चीज़ है तो वो ट्रुथ है, क्योंकि बगैर इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। जब इच्छा होती है, जब पत्ता हिलता है, इच्छा नहीं है तो वो भी नहीं हिलेगा। जब कोई चीज़ बगैर इच्छा के मूव ही नहीं कर सकती कहीं भी, इस ब्रह्मांड में भी इच्छा होती है वो निकलती है, इच्छा होती है वो नहीं निकलती, इच्छा होती है काम होता है, इच्छा होती है नहीं होता है। क्योंकि इच्छा अगर आपकी नहीं होगी तो आप बिस्तर से नहीं उठ सकते। इच्छा नहीं होती जब आपकी, तो आपको खूब पेशाब लगा हुआ है, अरे नहीं है और रुकता हूँ थोड़ी देर, तो आपकी इच्छा रुक जाती है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आज आपको बताता हूँ अपने बचपन का। एक बार हम अपने मामा के यहाँ रहते थे, तो उनकी अपनी गन्ने बहुत थे, मतलब वो गन्ने भी बोते थे, ईख बोलते हैं जैसे। तो उनके पास ज़मीनें ठीक थी, ज़्यादा थी, तो वो सारी फसलें बोते थे। तो जो मामा के 5 एकड़ गन्ने बोए हुए थे, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, दुनिया उनके खेतों से गन्ने चूसती थी, हम तो कितना भी चूस सकते हैं। लेकिन एक पड़ोसी था, अभी वो जिंदा है मर गए मुझे नहीं पता, सावटा गांव में है, रघुवीर जी। उनके पिताजी थे आशा, मामा आशा हम उन्हें बोलते थे। बड़े लंबे से व्यक्ति थे और पंच टाइप के थे। तो आशा का लड़का था रघुवीर, परम सिंह, लाला, गिरधारी, ये 4 लड़के थे। 4 में से अब चारों को जब आप बुढ़े हो जाते हो, ज़मीनों के हिस्से कर देते हो, तो रघुवीर की ईख बोई थी उसने, और वो आधा एकड़ ईख थी। तो उनके पास थोड़े थोड़े खेत थे, तो उसके हिसाब से उसने बो दी। अब पता नहीं कैसे, या तो उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी या मटेरियल ज़्यादा डाला, कैसे उनकी ईख लंबी ज़्यादा हो गई, और हमारी जो ईख थी वो थोड़ी छोटी हो गई। फिर वैरायटी उनकी दूसरी थी, हमारी वैरायटी दूसरी थी। तो उनके गन्ने नरम बहुत थे, हमारे जो गन्ने थे वो टाइट थे। तो जब वो नए नरम गन्ने थे और मीठे भी थे, मीठे तो सभी थे, लेकिन चौंसने में बड़ा, क्योंकि हम रात भर जब छील के पंगो रखते थे, फिर उनको चूसते थे। ठंड के टाइम में रात को 10-11 बजे तक चूसते रहते थे, अलाप पे बैठते थे, तो गन्ने खूब चूसते थे, अच्छा लगता था। अब क्या हुआ कि एक दिन हमने प्लान किया कि भैया मेरी इच्छा हुई कि रघुवीर के यहाँ से गन्ने लिए जाए। अब मांगना तो है नहीं, चुराना है। अब चुराने की इच्छा हुई। अब वो क्या, रघुवीर जी के यहाँ लोग ज़्यादा कोशिश करते थे, तो वो करते थे खेत पे अपने गन्नों की रखवाली करते थे।
तो गन्नों की रखवाली करते थे। हम 5-7 जो हमारी टोली थी, बच्चे जो थे, सबने प्लान बनाया कि आज रघुवीर की उसे गन्ने चूसेंगे, गन्ने चुरा के लेंगे। बोले, एक बोला कि अरे वो तो वहीं रहता है लठ लेके, और भाई लठ मार देगा। मैंने कहा चलते हैं, देखेंगे उसके लठ को भी। तो अब हम जाके वहीं घूमने लगे इधर उधर। तो रघुवीर जी अपने खेत के कोने पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया हम तो जाएंगे नहीं, और ये कूट देगा, घर बता देगा, ऐसे वैसे फलाना नहीं। तो हम बैठे बैठे वहीं सोचते रहे, करते रहे। सबने मना कर दिया, भाई नहीं, आज नहीं, किसी दिन फिर देखेंगे, जब ये कहीं बाहर जाएगा या मतलब सो जाएगा, मतलब ऐसे हम लोग सब बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाई गन्ना तो आज ही चूसना है और यहाँ से लेना है। ये अंदर से इच्छा हुई, भाई आज गन्ना चूसना है। अच्छा, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता तो मुझे दे देता, क्योंकि सब लोग मुझे लाड करते थे, लेकिन इन दोस्तों को भी मुझे गन्ने चुसवाने थे। सबका मन था, बड़ी तारीफ सुनी थी उसके गन्नों की। तो मैंने फिर एक योजना बनाई वहाँ बैठकर। मैंने कहा तुम जाके इसको बातों में लगाओ, और एक कहानी बनाई कि जी वह बम्बई में ना एक भैंस बही आ रही है, ऐसे बम्बई की तरफ जाना और बम्बई से फिर आना, ओ तो ऐसे करके, और भैंस डूब गई, बम्बई में फंस गई, न्यों आया, इस तरीके से करना। और मैं अपना पीछे से तोड़ लूँगा गन्ने, घुस जाऊँगा इसमें। अब मैंने एक को बोला, मैंने कहा तू मेरे साथ रहना। वो बोला ना जी, हमारे घर कह देगा और पिटाई हो जाएगी। भाई तेरी पिटाई होगी नहीं, पकड़ा भी गया तो तुझे ना ये पीटेगा ना तेरे घर वाले पीटेंगे। मैंने कहा चलो जाओ। योजना अनुसार वो काफ़ी दूर चले गए और वहाँ से बम्बई के किनारे किनारे, और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ तब देखियो यू भैंस डूब भी लगे, यू न्यो है वो लगे, न्यो है वो लगे। तो बम्बई थोड़ी दूर था, वो दौड़ा दौड़ा आया, तो भाई क्या हो गया ऐसा। और जैसे ही वो दौड़ वहाँ से उधर ध्यान गया, मैं उसकी ईंट में घुस गया और अंदर चला गया ईंट के अंदर, और कम से कम मैंने 15 गन्ने तोड़ लिए, फटाफट फटाफट फटाफट, और उनका गोला तोड़े और वो छोटी सी गड्डी बनाई और निकल गया। वो वहाँ, अरे यहीं तो थी वो भैंस, यहीं थी यहीं थी यहीं थी। मैं वो गड्डी लेकर के, और हमारे उनके यहाँ से थोड़ा सा 4-5 एकड़ दूर खेत थे, और वहाँ एक आम का पेड़ था। मैं वो गड्डी लेके आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा मैं आम के पेड़ के नीचे मिलूँगा, तो वहाँ आ जाना। उसको 10-15 मिनट घूमू के सारे के सारे, अरे पता नहीं हमने देखा जी डूब गई भैंस, ऐसे किया। तो सारे लड़के वहाँ आ गए, साथी जो हमारे थे, और हम सब ने बैठ करके खूब गन्ने चूसे शाम को। ये बात ये दर्शाती है कि हमारी अगर इच्छा प्रबल है और ठान लिया है हमने इसे पूर्ण करना है। वो खाने की इच्छा थी, और खाने की इच्छा थी, एक बचपन की इच्छा थी, किसी के हर्ट करने की इच्छा नहीं थी, किसी का नुकसान करने की इच्छा नहीं थी, किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं थी। तो इच्छाएं अगर आपकी प्रबल हैं, अंदर से उठ रही हैं, तो जरूर पूर्ण होंगी। इच्छा पूर्ति दर्शन यही कहता है, क्योंकि हमारा जो ताना बाना है ज़िंदगी का, जो भी सिस्टम है, वो इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इच्छा हुई तो नहा लो, इच्छा हुई तो खा लो, इच्छा हुई तो नहीं करना, नहीं करना भी तो इच्छा ही है। अब एक संत मिले मुझे, वो बोले जी अरे क्या उसमें बकवास कर रहे हो आप,
हम तो ये त्याग दिया, हम तो घर को त्याग के आ गए। ये आपकी इच्छा थी। मैंने उनको समझाया, घर को त्यागना ये आपकी इच्छा थी। बोलो काय को इच्छा थी? छोड़ना कोई इच्छा थोड़ी होती है, और क्या प्राप्त करना ही इच्छा होती है। किस चीज़ को छोड़ना, त्यागना, तो वो तो इच्छा ही है। बुरी और अच्छी, इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं। बुरी और अच्छी का कोई मेरे उसमें लॉजिक नहीं है। कोई इच्छा बुरी नहीं होती और कोई इच्छा अच्छी नहीं। बुरी इच्छा उसके एक के लिए बुरी हो सकती है, जैसे चोर चोरी करने जाता है, चोर की इच्छा है मैं चोरी करूं, और जिसका सामान है उसकी इच्छा है कि मैं चोरों से रक्षा करूं। तो दोनों की इच्छाएं हैं। अब चोर कामयाब हो जाता है, चोर की इच्छा पूरी हो गई, तो वो बचाने में कामयाब हो जाता है, तो उसने अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली। तो ये अगर हम ये कहें कि दोनों में इच्छा है, तो बिल्कुल इसको मैं तो कहता हूँ कि हाँ है। चोर की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी इच्छा है। पीटने वाले की अपनी इच्छा है कि मैं इसको पीटूं, उसकी इच्छा हुई तभी तो वो पीट रहा है। और बचने वाले की अपनी इच्छा है कि मैं इसकी पिटाई से बचूं। तो दोनों ही इच्छाएं हैं, और उसकी पूरी होगी अंदर से उठी है, जिसके अंदर प्रबल है, जिसके अंदर ताकत है। जैसे सुबह शेर भी दौड़ लगाता है, शेर भी निकलता है भोजन के लिए, और हिरन भी निकलता है। दोनों की इच्छा है पेट भरना। हिरन का भोजन है घास, उसे घास तलाशनी है, और शेर का भोजन है हिरन, उसे हिरन तलाशना है। अब दोनों की दौड़ शुरू होती है। वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए निकलता है, और वो अपने की, तो फिर दोनों दौड़ते हैं। वो अपने भोजन के लिए दौड़ता है, वो अपने भोजन के लिए दौड़ता है। फिर वो हिरन के पीछे दौड़ता है शेर। अब शेर को एक मुझे खाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, प्रबल अगर शेर की इच्छा है। और अगर उधर कहीं भी डाउट हो गया हिरन को, भैया ना बच रहा है शेर को, तो मर जाएगा। और अगर हिरन को ये लगा कि ताकत लगा ले ये शेर, मैं बच के रहूँगा, मतलब मैं मरूंगा नहीं इससे, अगर ये इच्छा प्रबल है हिरन की। कई बार आपने ज्योग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी पे देखा होगा, कई बार शेर थक जाता है और छोड़ देता है, और हिरन बच जाता है। क्या है दोनों ही प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने भोजन की तलाश कर रहे हैं। उसको भोजन नहीं मिला तो वो मर जाएगा, उसको नहीं मिला तो वो मर जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी इच्छाओं पर डिपेंड करती है। इच्छाओं के लिए है, इच्छाओं से है, इच्छाओं के लिए है, और इच्छाओं से चल रही है। अब मैं सुबह उठ करके आपको कहानी सुना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। आप अगर सुन रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। आप नहीं सुन रहे, मुझे देख लिया नहीं सुन रहे, तो ये भी आपकी इच्छा है। अगर बहुत से लोग सो रहे हैं, वो सोने की इच्छा है। कोई अभी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी करने की इच्छा है। अभी बारिश हो रही है, ये बारिश की इच्छा है। देखिए तगड़ी बारिश हो रही है, ये देखिए है। इस बार तो बारिश खूब हो रही है। मुझे लगता है इस बार हर बार से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है। बाढ़ आ रही है, देश के कोने कोने, जो भी निचले इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बादल फट रहे हैं, नदियाँ उफान पर हैं। मानव, पशु, पक्षी सब परेशान हैं। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बारिश, ये इसका कंट्रोल कहीं और है। हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं
हम उन्हें बचा सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी पावर होती है। एक आदमी 100 किलो वज़न उठा लेता है एक हाथ से, और एक आदमी से 2 किलो नहीं उठ पाता। लेकिन 2 किलो वाला भी अगर कोशिश करता रहेगा 100 किलो का एक टारगेट बना के, तो डेफिनेटली वो एक दिन 100 किलो वज़न उठा लेगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन। बार बार जो प्रैक्टिस आप करते रहोगे वो आपको परफेक्ट बना देगी। और उम्र कोई बैरियर नहीं होती। अरे भैया हम तो बुढ़े हो गए, अब हमारी उम्र कहाँ रही है ये काम करने की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत थके हारे हैं, कई दिनों से आप सोए नहीं हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और आप उस पीरियड पे आ चुके हैं, उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब आप हर तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। और इच्छा भी कह रही है कि भैया आप तो सोना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाऊंगा। हिल नहीं पा रहे हो आप, चल नहीं पा रहे हो। वहाँ तक आपने अपनी मेहनत करी है, बिल्कुल थक के चूर हो गए हो, और आप अपने घर पे जाते हैं और बस सोना चाहते हैं, खाना भी नहीं खाना चाहते, बस सोना चाहते हैं। और जैसे ही आप सोने वाले होते हैं वैसे ही आपके घर में आग लग जाए। अब सो पाएंगे क्या? सोए नहीं हैं अभी तक, सोने ही वाले हैं, बस कुछ कर नहीं पाते, लेकिन सोने वाले हैं कि भाई अब कुछ नहीं करूँगा, चाहे कोई कितना ही मुझे तनख्वाह दे ले, कितना ही पैसा दे ले, कोई लोभ दे ले, बस सोना चाहता हूँ। और उस समय आपके घर में आग लग जाए, आप सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। वो कहाँ से एनर्जी आ जाएगी? और फिर आप घंटों, अगर वो आग लगी है तो बुझाने के लिए चिल्लाओगे, लोगों को बुलाओगे, और फिर वो घर आधा जल गया है, आधा बच गया है, तो बुझा दिया है आग, तो फिर उसके बाद भी नहीं सो पाओगे। फिर उसके हिसाब में लग जाओगे, अरे मेरे वो जल गया, मेरा वो जल गया, मेरा वो जल गया। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो एनर्जी जो ख़त्म हो गई थी वो फिर से ऊर्जावान कैसे हो गई? हिसाब आपकी ज़रूरत के हिसाब से इच्छाएं कन्वर्ट हो जाती, बदल जाती। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने सीरीज़ पर लौट रहे हैं। जो डिस्टर्बेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिस्टम अपना काम करता रहेगा। जब तक आप किसी एक समस्या के पीछे लगे हो, जब तक उसका निवारण ना कर दो, तब तक दूसरी इच्छा बनाओ ही नहीं। तो इच्छाओं का सिलसिला चालू हो जाएगा, और आप सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए काम करें। बुरी अच्छी इच्छा के चक्कर में पड़ गए तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। बहरे आपको बनना पड़ेगा। जैसे वो मेंढक की कहानी मैंने सुनाई, अगर वो बहरा नहीं होता और लोगों की बातें और अपने साथी मेंढक साथियों की बातें सुनता, तो वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ये लोग आपकी इच्छाओं को प्रभावित करने के लिए होते हैं, लेकिन आपने अगर कुछ ठान लिया करने का, तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूर्ण होगी, अंदर से जो उठेगी। और अगर नहीं भी हो रही है तो हमने आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ण करने की कला बताते हैं। आपकी अगर कोई इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही और एग्जिस्ट करती है, मतलब लोग और दूसरे लोगों की पूरी हुई है, और एग्जिस्ट नहीं भी करती, तो भी वो कैसे पूरी होगी? उसके लिए आप हमारे इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी कोई इच्छा अधूरी रह रही है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पब्लिकली नहीं करना चाहते, आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरी इच्छा को कोई जान पाए, तो जाने। तो आप मेरे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक आसान तरीका ऐसा बताऊंगा ताकि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो चलिए आज का अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं, और हम भी ज़रा बारिश का भी आनंद लेते हैं। आप भी बारिश का आनंद लें।
आपका दिन अच्छा रहे, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका परिवार खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार पुनः आपको इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय।